नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो आपके रीट एग्ज़ाम 23-24 जुलाई को करवाया गया था, तो अभी तक हमने 3 वीडियो यहां अपलोड कर दिए हैं, जिसमें यहां पर देखिए ओरिजिनल पेपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ही उसकी खुद की वेबसाइट पे ही जो चारों पेपर थे उनकी पीडीएफ डाल दिए साथियों, ओरिजिनल पीडीएफ। तो वहाँ से हम पूरे प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये आज का चौथा वीडियो है, 4 नंबर का वीडियो है ये। मैंने लेवल फर्स्ट का जो आपके एग्ज़ाम हुआ था 23 जुलाई को सुबह 10 बजे से, उसके साइको और हिंदी के जो प्रश्न थे 30 उनके आंसर बता दिए। लेवल सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ था आपके 23 जुलाई को 3 बजे से, उसके साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। और इस वीडियो में हम जो 23 जुलाई को आपके सेकंड शिफ्ट थी, मतलब एसएसटी का जो पेपर था, उसमें हिंदी वाला जो भाग है इसके 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4 पेपर हल कर चुके होंगे। 23 जुलाई के लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के 30 प्रश्न साइको हिंदी के पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में आपके 24 जुलाई वाले पेपर है जो बच रहे हैं हिंदी साइको के, उनको भी हल करने वाले हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट की जो ऑथेंटिक बिल्कुल सही तरीके से आंसर की पूरे ही प्रश्नों की मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ साथियों। हिंदी के पेपर लेवल 2 की बात है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिएगा पेपर कोड PL2 है और शिफ्ट 2 है। सीरीज कोड यहाँ पर इसका B है साथियों। देखिएगा PL2 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो दूसरा पेपर लिया गया है, पहला पेपर तो लेवल 1 का लिया गया था और दूसरा पेपर SST का लिया गया था साथियों। पेपर कोड PL2 शिफ्ट 2 है, तो इसमें हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न थे इनको तो हल कर ही लिया था। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ये देखिएगा खंड सेकंड पे हम आ चुके हैं, जिसमें आप हिंदी के 31 से लेकर के 60 प्रश्नों के बिल्कुल सही आंसर देखने वाले हो साथियों। तो प्रश्न संख्या 31 क्या है आपके, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 31 को। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है तो भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और खेल विधि। तो भाई खेल विधि में तो पुस्तकों के माध्यम से दक्ष नहीं किया जाता है, ना ही भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। 2 विकल्पों को हम हटा चुके हैं, अब आपके पास 2 ही विकल्प बचे, पाठ्य पुस्तक और भाषा संसर्ग। तो साथियों भाषा संसर्ग में तो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान की बात की जा रही है साथियों, इसका आंसर होगा पाठ्य पुस्तक विधि। सी वाला विकल्प आपके 31वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 32 है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपेट्रिक ने, डाल्टन ने, मोंटेसरी ने और पारकस्ट ने। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि डाल्टन नाम है तो डाल्टन ने किया होगा, तो ये गलत है, क्योंकि कुमारी हेलन पारकस्ट के द्वारा साथियों डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया गया था। पूरा नाम था कुमारी हेलन पारकस्ट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो चौथा वाला विकल्प जो है 32वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 33वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिक प्रयोग और व्यवहार में परिवर्तन। तो BS ब्लूम ने जो त्रिपद बताए हैं शिक्षण प्रक्रिया के साथियों, त्रिआयाम बताए हैं जो, तो उसमें सामान्यीकरण और प्रस्तुतिकरण जैसा कोई आयाम नहीं बताया है। उद्देश्य है, मूल्यांकन है, व्यवहारगत परिवर्तन है, इन चीज़ों के बारे में BS ब्लूम ने बताया है। तो व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पर आपका इस प्रश्न का 33वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 34वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? विकल्प है अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि आदर्श लेख में हो, और उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, अनुलेख, श्रुतलेख और प्रतिलेख। प्रतिलेख का मतलब नकल से लिया जाता है, श्रुतलेख में सुनकर के लिखा जाता है, और सुंदर जो अनुलेख है साथियों, श्रुतलेख में तो उच्चारण संबंधी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इनको दूर किया जाता है। अनुलेख में छात्र आदर्श वाचन करता है, अध्यापक बोलता है और छात्र उस चीज़ को लिखते हैं। अनुलेख की आवश्यक शर्त, तो देखो अनुलेख में 2-3 चीज़ें होती है। पहला तो क्या कि अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, बिल्कुल सही है।
लिखते वक्त शिक्षक शिक्षार्थी की सहायता न करें, ये भी सही है। और अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसा कि आदर्श लेख में किया गया हो, तो उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही रहेगा साथियों। 34वें प्रश्न में उपयुक्त सभी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 35वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 35 है, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, चार्ट और नाटकीकरण। देखो दृश्य श्रव्य जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो चार्ट तो सिर्फ दृश्य है, यह आपका आंसर नहीं होगा। चित्र विस्तारक यंत्र भी सिर्फ दृश्य है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ग्रामोफोन सिर्फ श्रव्य साधन है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ दृश्य श्रव्य साधन जो है वो है नाटकीकरण, जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो 35वें प्रश्न का आंसर चौथा विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, जिल्द, विषय सामग्री और शैली। तो विषय सामग्री भी आंतरिक होती है, उसकी भाषा भी आंतरिक होती है, शैली भी उसकी आंतरिक होती है, लेकिन जिल्द यहाँ पर बाहरी जो पुस्तक को सुरक्षा देने के लिए बाहरी जो आवरण होता है उसको जिल्द कहते हैं साथियों। ये आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि पाठ्य पुस्तक के बाहरी गुणों में इसको सम्मिलित किया जाता है। किसमें सम्मिलित किया जाता है? बाहरी गुणों में। किसको? जिल्द को। तो सी वाला विकल्प आपके 36 में सही है। नेक्स्ट 37 को देखेंगे। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा पुस्तकालय का लाभ पूछा गया है साथियों। कक्षा शिक्षण में पूर्ति पहला विकल्प, स्वाध्याय के लिए अवसर दूसरा विकल्प, तीसरा है विकल्प है और भी दोनों सही है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने हजारों बार ये कहा था कि इनमें से कोई नहीं को तो आप बिल्कुल ही हटा सकते हो, तो इसको हटा दीजिए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो भाषा पुस्तकालय जो होती है साथियों, भाषा पुस्तकालय मतलब जहाँ पर भाषा से संबंधित पुस्तकें हो, तो कक्षा शिक्षण में भी पूर्ति होती है और स्वाध्याय के लिए अवसर भी मिलता है। तो अतः विकल्प ए व बी दोनों सही रहेगा 37वें प्रश्न में, सी वाला विकल्प। नेक्स्ट 38वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। तो ये पहला विकल्प, आपको गुण देखना है मौखिक परीक्षाओं का। दूसरा है, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है, इन परीक्षाओं का विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। और चौथा, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते तो दोष है। वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है तो दोष है। समय अधिक लगता है तो दोष है। अतः तीसरा विकल्प आपके मौखिक परीक्षाओं का गुण है साथियों। आपके प्रश्न नंबर 38 जो है इसमें सी वाला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 39 की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण और परीक्षण का अनुप्रयोग। तो ऐसा है भाई, उपलब्धि परीक्षण की जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें परीक्षण की योजना बनाई जाती है, परीक्षण का अनुप्रयोग भी किया जाता है और प्रारंभिक रूप से उसकी रचना भी की जाती है। पुनर्निरीक्षण नहीं किया जाता इसमें तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। ठीक है, 39वें में सी वाला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 40 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। दोष पूछ रहा है सीसी का, तो सीसी का क्या दोष है ये देखना है आपको 40वें में। विकल्प है, अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। तो ये तो दोष थोड़ी, ये तो इसका गुण हुआ, ये आपका आंसर नहीं होगा। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी इसका गुण है, आपको देखना है दोष, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, तो ये भी इसका गुण है, दोष नहीं है। तो चौथा विकल्प ही रहेगा। फिर एक ही विकल्प बचा आपके, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि लगातार परीक्षा चलती रहती है इसमें। तो बिल्कुल ये एक दोष है साथियों सीसी का। चौथा विकल्प आपके 40वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 41 की ओर। तो 41वां प्रश्न है, देखिए एक बार ये गद्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, इस प्रकार से ये गद्यांश है आपका, इसको यहाँ से पढ़ सकते हो साथियों, वीडियो रोक करके भी मैं बिल्कुल यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये गद्यांश है। अब आपको बिना गद्यांश पढ़े भी इसका उत्तर मिल सकता है। तो पहला जो प्रश्न है वो है 41वां, गद्यांश का मतलब पहला प्रश्न 41वां प्रश्न है इस वीडियो का। तो ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर है, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है और देशज है। तो साथियों तत्सम, तद्भव, देशज शब्द नहीं है ट्रेजेडी एक विदेशी शब्द है, ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सी वाला विकल्प आपके 41वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए 42वां प्रश्न देखेंगे, इसमें विदेशी आएगा सही। ठीक है, 42वां प्रश्न है, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है
विकल्प है रसाल, प्रभा, शशांक और मलय। तो देखो सुधाकर को क्या कहते हैं, चंद्रमा को सुधाकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। अब चंद्रमा का पर्यायवाची है इसमें शशांक। क्या है साथियों, शशांक यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची है, अतः सुधाकर का पर्यायवाची शब्द भी क्या रहेगा, शशांक ही रहेगा। तीसरा विकल्प आपके 42वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 43वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 43 है, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रसुत, संवेदित, व्यंजनाएं और संवेग। तो भाई प्रसुत तो शब्द ही बिल्कुल अलग हो गया, ये आपका आंसर नहीं है 43वें में। देखो दूसरा, तीसरा या चौथा, तो व्यंजनाएं भी आप इसको नहीं कह सकते हो। संवेदित और संवेग में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा सकता है कि संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो। तो साथियों संवेदना के रूप में जिसकी अनुभूति होती है उसको संवेदित कहा जाता है, संवेग नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, संवेदित। इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 43 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 44 की ओर। तो 44वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। अन्न, अन्न हलंत वाला, और तीसरा है अना। तो साथियों आवश्यक शब्द का विलोम क्या होता है, अनावश्यक होता है, ये तो पता है। तो प्लस आवश्यक अनावश्यक नहीं बनेगा, अना भी नहीं, और अन इसमें से एक तो हलंत वाला और एक बिना हलंत वाला, तो कन्फ्यूजन इन दोनों में होगा। देखिए आवश्यक शब्द में यदि हम अन उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है अन्न प्लस आवश्यक बराबर शब्द क्या बनेगा, अनावश्यक शब्द बन जाएगा, अनावश्यक शब्द बन जाएगा। जिसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, अन उपसर्ग लगेगा, जो कैसा है साथियों, हलंत वाला है। तो हलंत वाला कौन से विकल्प में दे रखा है, चौथे विकल्प में दे रखा है। तो 44वें प्रश्न में आपके चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45वां प्रश्न, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, इक, क और ईक। तो देखो सामयिक शब्द का निर्माण किससे हुआ है ये देख लेते हैं। तो समय प्लस इक, समय प्लस इक बराबर शब्द बन जाता है सामयिक। अर्थात सामयिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और इक प्रत्यय कौन से विकल्प में है, तीसरे विकल्प में है। तो सी वाला विकल्प आपके 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46वां प्रश्न है, निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है, यण है, गुण है, दीर्घ है, वृद्धि है। तो इसका संधि विच्छेद करके देखें तो साथियों निहितार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा निहित प्लस अर्थ बराबर शब्द बनेगा निहितार्थ। ए प्लस ए बराबर आ हो जाता है, तो समान स्वर मिलने के कारण इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दूसरा विकल्प आपके 46 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है, अधिक, पूर्व, जब और रचना। तो देखो जो शब्द अव्यय नहीं है, अव्यय शब्द क्या होता है, जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उनको ही कहा जाता है अव्यय शब्द। तो अधिक, पूर्व और जब ये तीनों ही अव्यय शब्द है, लेकिन जो रचना शब्द है ये अव्यय नहीं है, क्योंकि रचना शब्द चेंज हो जाता है, रचना का रचनाएं हो जाता है, रचना का क्या हुआ, रचनाएं हो गया, बहुवचन में बदल गया। ये तो लिंग, वचन, लिंग के वचन के काल वचन के अनुसार बदल रहा है, तो फिर रचना शब्द यहाँ पर अव्यय नहीं होगा साथियों। 47 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 48 की ओर। ये चौथा वीडियो है, अभी आपके 2-3 वीडियो और आज डालूंगा और बाकी के जो बचे हुए वीडियो है उनको कल डालूंगा साथियों, ठीक है। तो एक दिन में इतने वीडियो बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अकेले के द्वारा इतना कार्य किया जाता है, फिर भी आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, तो चलो कोई बात नहीं। 48 पे क्या पूछ रहा आपसे, अनुसार शब्द में कौन सा समास है, अव्यय, भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और द्विगु। तो देखो अनुसार, अनुसार जो शब्द है साथियों इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, या किसी शब्द में अव्यय लगा हो, या फिर किसी शब्द में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, तो ऐसे शब्द में अव्ययीभाव समास होता है। तो अव्ययीभाव समास वाला जो विकल्प है आपके प्रथम, वो आपके 48 में बिल्कुल सही रहेगा। अनुसार शब्द में कौन सा समास है साथियों, अव्ययीभाव समास है। चलिए नेक्स्ट 49 की ओर बढ़ेंगे। 49वां प्रश्न है, वह शब्द में सर्वनाम है। तो वह शब्द में सर्वनाम पूछा है साथियों, कौन सा सर्वनाम है वह शब्द में, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो संबंध तो बताता नहीं है वह, अनिश्चय भी नहीं है, निज और निश्चय। तो निज का तो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयं, खुद में, इस प्रकार से साथियों ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अतः आपके प्रश्न संख्या 49 में जो प्रथम विकल्प है यही आपका सही है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 49 में प्रथम ए वाला विकल्प सही रहेगा। चलिए 50वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 50 क्या है,
लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखो लोभ कोई वस्तु तो है नहीं, लोभ कोई व्यक्ति भी नहीं है, जाति या भाव। तो साथियों देखो इसमें है आपके भाववाचक संज्ञा। क्यों है? क्योंकि भाववाचक संज्ञा का अर्थ किससे लिया जाता है? जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है। और लोभ अपन कहते हैं देखो यार कितना लोभी है, तो अपन दिख तो नहीं रहा है बाहर से, उसका लोभ तो नहीं लटक रहा है बाहर। उसके साथियों वहाँ पर हम अनुमान लगाते हैं, हम महसूस करते हैं कि यार यह व्यक्ति क्या है, लोभी है। उसके व्यवहारों को देख करके हम अंदर से महसूस करते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 50 में सही रहेगा। चलिए 51वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 51 क्या पूछ रहा है साथियों? वैसे गद्यांश है जिसको आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर रोक भी लेता हूँ। तो ये गद्यांश रहा आपके, चाहो तो वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद में इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 51 है आपके, जातियां शब्द का एक वचन होगा। तो जातियां शब्द का एक वचन पूछा है, जाति, जातियां, जाति और जाति। तो देखो जातियां शब्द का निर्माण किससे हुआ है? जाति शब्द इसका एक वचन है, और जब इसमें हम साथियों बहुवचन बनाना है तो इस प्रकार इसका बहुवचन बन जाता है जातियां। तो जाति शब्द का एक वचन क्या होगा? चौथा विकल्प जो जाति लिख रखा है यही बिल्कुल जाति शब्द का एक वचन होगा साथियों। 51 में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 52 की ओर। हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही और आयातित। तो साथियों हिमायती शब्द का अर्थ बर्फीला तो नहीं होता है, आयातित भी नहीं होता है, पक्षद्रोही भी नहीं होगा। एक ही विकल्प हमें सही लग रहा है, वो है पक्षपाती। क्योंकि हम कहते हैं ना कि तो बड़ा उसका हिमायती बना फिर रहा है, हिमायती मतलब उसके पक्ष में बोलने वाला। तो पक्षपाती इसका बिल्कुल सही आंसर है। 52वें प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 को देखेंगे। तो आपके 53 क्या पूछ रहा है? इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान, अज्ञात वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो भाई ऐसा है कि इसमें कोई संभावना वाली बात तो हो नहीं रही, तो इस ऑप्शन को आप हटा दो। आज्ञा नहीं दी जा रही है तो इसको भी हटा दो। इनका असर भी पड़ रहा है। वैसे तो इस प्रश्न में चारों ही विकल्प गलत है। इसका आंसर अपूर्ण वर्तमान काल होगा साथियों। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन चारों ही विकल्प में अपूर्ण वर्तमान काल नहीं दे रखा है। क्योंकि क्यों होगा अपूर्ण वर्तमान काल? क्योंकि क्रिया वर्तमान में जारी है, और जहां क्रिया वर्तमान में जारी होती है वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है, या फिर तात्कालिक वर्तमान काल रहता तो फिर भी थोड़ा बहुत सही हो जाता। लेकिन ये तो पूर्ण रूप से गलत है। तो मेरे हिसाब से प्रश्न बोनस के योग्य है, कोई सा भी विकल्प सही नहीं माना जाएगा। ठीक है 53 में, क्योंकि ये विकल्प जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो तो विकल्प में है ही नहीं, विकल्प में ही नहीं है तो गलत ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ेंगे। फिर भी अगर गोला तो बढ़ना है ना, बोनस ऐसे नहीं मिलता है, गोला बढ़ना पड़ेगा। तो साथियों पूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान में हम सामान्य की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्तमान में क्रिया पूरी हो चुकी होती है, यहाँ क्रिया जारी है वर्तमान में। तो फिर भी चारों ही विकल्प गलत है। वैसे तो बोनस का प्रश्न है 54। विधा शब्द है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। तो बता रखा है कि हिंदी में उभयलिंग, नपुंसकलिंग जैसी चीज़ें नहीं चलती है। हिंदी में लिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इसको पहचानने की शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है कि कोई भी शब्द हो उसके पीछे अच्छा है और अच्छी है इस प्रकार लगा लिया करो साथियों। अच्छा है और अच्छी है, तो जैसे मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल पुल्लिंग, गेंद अच्छी है तो गेंद स्त्रीलिंग। विधा अच्छा है या विधा अच्छी है? तो विधा तो अच्छी होती है तो मतलब ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। 54 में आपके चौथा विकल्प सही है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है साथियों। विधा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट 55 की ओर बढ़ेंगे। 55वां प्रश्न है, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्तित्व, वैयक्तिक और व्यक्तियों। तो बहुवचन पूछा है ना भैया, कोई जैसे थोड़ी है कि इसको भाववाचक में बदलना है, इसको इसमें बदलना है, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे। पूछ क्या रहा है? बहुवचन। तो व्यक्ति एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन होगा व्यक्तियों। क्या होगा साथियों? व्यक्तियों। बिल्कुल 100% सी वाला विकल्प सही है साथियों, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। 55वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। भाषा जो शब्द है इसका मानक हिंदी रूप पूछा गया है। तो भाषा का भाषा मानक रूप होता है साथियों। हिंदी रूप पूछा है, हिंदी रूप। तो भाषा को क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है ओरिजिनलिटी में। तो बिल्कुल दूसरा जो विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर होगा। भाषा का मानक रूप भाषा होता है। सेकंड विकल्प 56 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 57 की ओर। तो 57वां प्रश्न है, वाक्य के अंग है उद्देश्य, विधेय,
विकल्प एक व ए व बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। बार बार पूछ रहे हैं वाक्य के अंक कितने होते हैं, वाक्य के अंक कितने होते हैं, और फिर बार बार ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य होता है जिसको कर्ता कहा जाता है साथियों, और एक होता है विधेय। ठीक है, कर्ता के विषय में जो कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। तो फिर सी वाला विकल्प सही है। विकल्प ए व बी दोनों ही सही है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। आपके 57 में सी वाला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 58 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 58वां प्रश्न है आपके, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है संभावनार्थक वाक्य, आश्रित वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और प्रधान वाक्य। तो संभावनार्थक तो पूर्णतः गलत है, ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है। देखो, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय है तो फिर उसको मुख्य वाक्य या फिर उसको प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। आश्रित या संकेतार्थक नहीं कहेंगे साथियों, उसको प्रधान उपवाक्य के नाम से उसको जाना जाएगा। 58 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 59 की ओर। तो साथियों 59, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र करना, रक्षा करना और ध्यान रखना। रक्षा करना, ध्यान रखना को हटा दो। टोपी उछालना, कि टोपी उछालना एक तरह से पगड़ी उछालना, टोपी उछालना मतलब सामने वाले को अपमानित करने का भाव इसमें आ रहा है साथियों। बिल्कुल अपमानित करने वाला जो विकल्प है आपके विकल्प नंबर ए, अपमानित करना, यही आपके 59 का सही उत्तर होगा। चलिए इस भाग का अंतिम और 60वां प्रश्न देखेंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूं साथियों, आपके जो 24 जुलाई को पेपर हुआ था, अभी उन पेपर को हमने हल नहीं किया है। तो लेवल 2 में जो साइकोलॉजी का पेपर था और हिंदी का पेपर था 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में, अब उसका आंसर की आने वाली है साइकोलॉजी और हिंदी की। फिर सेकंड शिफ्ट जो 3 बजे से 24 जुलाई को हुई थी, फिर उसके बाद में उसकी भी आंसर की आ जाएगी। तो निश्चित रूप से आप अपना आकलन सभी कर सकते हो। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है अपना रख पराया चक, अपनी करनी पार उतरनी, 8 कनौजिए 9 चूल्हे और 8 वार न्यो त्योहार। तो देखो, मौज मस्ती में जीवन बिताना का जो सही अर्थ होता है वो होता है 8 वार न्यो त्योहार। बिल्कुल ये इसकी सही लोकोक्ति है। चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 60 में सही। तो ये बिल्कुल पूरा हुआ साथियों वीडियो। 4 वीडियो अब तक हल कर चुके हैं। लेवल फर्स्ट के साइको और हिंदी हल कर चुके हैं। आज हम लेवल सेकंड जो शिफ्ट थी आपके 23 जुलाई की, उसके भी 60 प्रश्न हम हल कर चुके हैं साइको और हिंदी के। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।